जो कि राखा अब तक कमरे में नहीं आया होता है, इसीलिए मिया खुद ही उसे ढूंढने के लिए निकल जाती है। रात के अंधेरे में कैंडल का स्टैंड लिए मिया घूमते हुए सोच रही होती है। वो अपने ऑफिस में नहीं था तो क्या राखा अपने प्राइवेट लाइब्रेरी में है? वैसे मैंने सुना है कि मेन बिल्डिंग के सबसे ऊपरी मंजिल में राखा का प्राइवेट लाइब्रेरी है। यही सब सोचते हुए मिया वहां पहुंच जाती है और दरवाजा खोलते हुए कहती है, तो यही है लाइब्रेरी, राखा की प्राइवेट लाइब्रेरी। उसके बाद तो वो कहती है, राखा क्या तुम यहाँ पर हो? अंदर से कोई आवाज न आता देख मिया कहती है, मैं बस जांच करने के लिए चारों ओर एक नजर डालूंगी। अगर राखा यहाँ नहीं हुआ तो यहाँ से चली जाऊंगी। इतने में उसकी नजर बुक्स पर जाती है। मिया हंसते हुए कहती है, ओह ये बुक्स यहाँ रखी हैं। ये तो वही बुक्स हैं जिन पे राखा रिसर्च कर रहा था, मतलब पिकनिक को लेकर। इसी से तो उसे पता चला था कि पिकनिक क्या होता है। वैसे मैंने सोचा था कि उसने इन बुक्स को जला दिया होगा, लेकिन उसने ये सब यहाँ रखा है। मुझे आज भी याद है वो पिकनिक, वहाँ पर तो एक आदमखोर फूल हमारे पीछे पड़ गया था और ये बहुत डरावना था, लेकिन मुझे बहुत मजा आया था। ये बुक्स देखकर मुझे वो पुराने दिन याद आ गए। ये सब सोचते हुए मिया हंस ही रही होती है कि इतने में पीछे से कोई कहता है, बहुत मजाकिया लगता है। पीछे से अचानक आवाज सुनकर मिया घबरा जाती है और उसके हाथ से कैंडल स्टैंड छूट जाता है। लेकिन इतने में तुरंत ही आकर राखा मिया और कैंडल स्टैंड दोनों को संभाल लेता है। राखा को अचानक अपने इतना करीब देख मिया के पसीने छूट जाते हैं और वो मन ही मन सोचती है, ये कब मेरे इतना करीब आ गया। खैर अच्छा हुआ इसने कैंडल स्टैंड बचा लिया, वरना मैंने तो लगभग लाइब्रेरी जला ही दी थी। राखा तब तक कैंडल स्टैंड को टेबल पर रख देता है और मिया उससे कहती है कि तुमने तो मुझे डरा दिया, तुम अब तक कहाँ थे? राखा मुस्कुराते हुए कहता है, मैं तो तुम्हें ही देख रहा था, तुम यहाँ क्यों आई हो? मिया कहती है, मैं डल्किन के बारे में चिंतित थी, वो आज परेशान लग रहा था। राखा कहता है, ओह ऐसा लगता है कि मेरी गलती ने तुम्हें चिंतित कर दिया। असल में मैंने डल्किन से बोला था कि हमारे मम्मी पापा हमें छोड़कर अकेले ही कहीं चले गए थे, लेकिन ऐसा लगा जैसे उसे सच्चाई का पता चल गया है। बस इसीलिए मैंने उसे सब कुछ सच बता दिया। डेल्किन ने कहा, वो मेरी पसंद और समझ को समझता है, लेकिन मुझे यकीन है कि वो सिर्फ ऐसे ही बोल रहा था। राखा की सारी बातों को सुनते हुए मिया हामी भर रही होती है, लेकिन अचानक राखा देखता है कि मिया उसके बेहद करीब आते हुए कहती है, राखा तुम जितना सोचते हो उससे कहीं अधिक डेल्किन समझदार और दूरदर्शी है, इसीलिए मुझे यकीन है कि वो सब कुछ समझ गया होगा। मिया को खुद के इतना करीब प्यार से बोलते देख राखा ब्लश करते हुए उसकी बातें सुन रहा होता है। मिया मुस्कुराते हुए आगे कंटिन्यू करती है, मुझ पर भरोसा रखो, मैं जुड़वा बच्चों की देखभाल करती हूँ और दिन भर उन्हीं के साथ रहती हूँ। जुड़वा बच्चे बहुत ही समझदार हैं, खास करके डेल्किन। मिया को इतने प्यार से बोलते देख राखा शर्म से लाल हो जाता है और कहता है, तुम तो मुझे पागल ही कर दोगी। इसी के साथ वो झटके से मिया को गले लगा लेता है। अब अचानक इनके गले लगने से वो कैंडल्स भी बुझ जाती हैं और वहाँ एकदम अंधेरा हो जाता है। मिया मन ही मन सोच रही होती है, एकदम अंधेरा हो चुका है, इसीलिए मेरी बाकी सारी इंद्रियां और भी तेज महसूस हो रही हैं। मुझे तो गुदगुदी हो रही है। उसके बाद तो वो कहती है, राखा मैं तुम्हें देख नहीं पा रही। ये सुन राखा मिया को दूर करते हुए उसके एक हाथ को लेकर अपने गाल पे रख लेता है और प्यार से कहता है, तुम्हें ये जानने के लिए अपनी आंखों की जरूरत नहीं है कि मैं कैसा दिखता हूँ, तुम बस मुझे महसूस करो। ऐसा कहते हुए राखा मिया के हाथ को अपने चेहरे पर फिराने लगता है। अब राखा के ऐसे एक्शन से मिया भी खुद को रोक नहीं पाती और आगे बढ़कर राखा को किस करने लगती है। इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होता है कुछ दिनों के बाद। उत्तरी जंगल की ओर जाने के लिए सारी तैयारियां पूरी हो चुकी होती है और एंटिया हाउस के बाहर 2-4 कैरेजेस और ढेर सारे नाइट्स तैयार होते हैं। मिया वहां पहुंचती है और आसपास ये सब देखते हुए मन ही मन सोचती है, मैंने तो सुना था कि राखा एक छोटी सी टुकड़ी अपने साथ ले जा रहा है, क्योंकि उत्तरी जंगल में पहले से ही हमारे नाइट्स तैनात हैं, लेकिन फिर भी
यहाँ तो बहुत ज्यादा लोग हैं। वैसे यहाँ पर रीना भी दिखाई नहीं दे रही। जरूर डेमियन ने उसे मना कर दिया होगा यहाँ आने से। इतने में मिकिया कहता है, मिस, आपने जो सामान मंगवाया था वो सब हमने पहले ही गाड़ी में लाद दिया है। वहाँ पहुँचते ही मैं आपको दे दूंगा। मिया भी खुश होकर कहती है, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। इतने में वहाँ पर मिया का नाम पुकारते हुए राखा आ जाता है और वो मिया के करीब आकर कहता है, तो क्या तुम मेरे साथ घोड़े पर यात्रा करोगी? मिया चौंकते हुए कहती है, क्या हम गाड़ी में नहीं बैठेंगे? चलो हाँ ठीक है। उसके बाद तो राखा मिया को घोड़े पर बैठा देता है। मिया के तो पसीने छूट रहे होते हैं और उसे डर भी लग रहा होता है। इतने में राखा मिया के पीछे बैठते हुए कहता है, शांत रहो और अपनी पीठ को सीधा रखो और लगाम को कसकर पकड़ लो। मिया घबराते हुए कहती है, लेकिन अगर मैं गिर गई तो? राखा मिया के कान के पास आते हुए धीरे से कहता है, मैं तुम्हें थाम लूंगा, इसीलिए चिंता मत करो। बस लगाम पकड़े रहो और मुझ पर टिक जाओ, और अगर ज्यादा मुश्किल लगे तो बता देना, मैं तुम्हें गाड़ी में बैठने से नहीं रोकूंगा। अगर तुम सच में चाहती हो गाड़ी में बैठना तो। इतने में ही मिया ब्लश करते हुए कह देती है कि नहीं, मुझे चलेगा। साथ ही वो मन ही मन शर्माते हुए कहती है, न जाने क्यों मैं इस लड़के के छूते ही हर बार ऐसा फील करती हूँ जैसे कि ये पहली बार हो। मुझे इसकी आदत ही नहीं हो रही। इसके मेरे आसपास आते ही धड़कन तेज हो जाती है और बस इसकी हर बात में हामी भरने का मन करता है। उसके बाद तो ये लोग निकल पड़ते हैं अपने सफर पे, यानी कि उत्तरी जंगल की ओर, और सारे घुड़सवार पहुंच जाते हैं एक बड़े से घर के सामने। वहां पहुंचते ही राखा मिया को नीचे उतार देता है और वहां से वापस जाने के लिए मुड़ते हुए कहता है, कैरेज यानी कि गाड़ी अभी तक यहाँ नहीं आई, तो मैं जाकर देखता हूँ कि क्या हुआ है। नाइट कहता है, ओके योर हाइनेस। लेकिन इतने में मिया चिल्लाते हुए कहती है, क्या तुम अकेले ही जा रहे हो? राखा कहता है, हाँ, ये जल्दी ही हो जाएगा, तो मैं बस अभी जाकर आया। पीछे से मिया चिल्लाते हुए कहती है, अरे तुम कुछ खा क्यों नहीं लेते जाने से पहले? लेकिन राखा तो तब तक जा चुका होता है। पीछे से मिया बुदबुदाते हुए कहती है, तुम्हें कम से कम कुछ तो खा लेना ही चाहिए था। इतने में नाइट कहता है, मिस, चिंता मत कीजिए, वो जल्द ही वापस आ जाएंगे। चलिए अंदर चलकर आराम कर लीजिए। मिया भी हामी भरती है और उसके बाद तो हमारा सीन शिफ्ट होता है उस घर के अंदर। थोड़ी देर बाद हमारी मिया मस्त बाथटब में बैठी होती है और मन ही मन खुश होते हुए कहती है, बहुत अच्छा लग रहा है। घोड़े की सवारी करने से मेरी मांसपेशियां बहुत तन गई थीं, लेकिन अब उन्हें ढील मिल रही है। इतने में उसे बाहर से धड़ाम धुड़ूम और हंसने की आवाजें सुनाई दे रही होती है। मिया कहती है, ओह, लगता है कि नाइट्स अभी खाने के बाद शराब पी रहे हैं। वे लोग नशे में धुत हो गए हैं। मुझे उम्मीद है कि सब कुछ ठीक रहेगा। वैसे भी इन्हें अभी मजे कर लेने देते हैं, क्योंकि हम जल्द ही उत्तरी जंगल पहुंचने वाले हैं। नॉक्स से सामना होने के ख्याल से ही मुझे बहुत घबराहट महसूस होती है। सब कुछ ठीक तो रहेगा ना? इतने में मिया सुनती है कदमों की आहट। कोई कहते हुए आ रहा होता है कि उफ, क्या ये मेरा कमरा है? ये मेरा ही होना चाहिए। मिया आवाज की दिशा में दरवाजे की ओर देखती है कि इतने में नाइट अंदर घुस आता है। मिया के पसीने छूट जाते हैं और वो खुद को ढकते हुए चिल्ला पड़ती है। अब चीख सुन नाइट भी घबरा जाता है और तुरंत ही बाहर निकलते हुए कहता है, ओह, मुझे माफ कीजिए। मिया एकदम हड़बड़ा गई होती है और वो कहती है, क्या तुम मजाक कर रहे हो? अब मैं क्या करूँ? फिर तो वो खुद को ही समझाने लगती है कि अरे नहीं, शांत हो जाओ मिया, पहले अपने कपड़े पहन लो, कहीं कोई और मेरी चीख सुनकर यहाँ आ गया तो। यही सब सोच मिया बाथटब से निकलने के लिए खड़ी होती ही है कि इतने में दरवाजा खोलते हुए चिल्लाकर राखा कहता है, मिया क्या हुआ? राखा को देख मिया सोचती है कि क्या ये मेरे चिल्लाने के कारण मुझे देखने के लिए आया है। वहीं राखा मिया को ऐसे देख शर्म के मारे बुत बनकर वहीं खड़ा रह जाता है। अब राखा को आंखें फाड़े देखते देख मिया चिल्लाकर कहती है, अरे तुम अब भी यहाँ पर खड़े क्यों हो? निकल जाओ अभी के अभी। ये सुन राखा तुरंत ही बाहर जाते हुए कहता है, मुझे माफ करो, मैंने तुम्हारी चीख सुनी तो देखने के लिए आ गया। पीछे रह गई मिया के शर्म के मारे तो आंसू ही आ जाते हैं कि कैसे अब मैं किसी और को अपना चेहरा कैसे दिखा पाऊंगी।
उसके बाद तो हमारा सीन शिफ्ट होता है सीधा अगले दिन सुबह। ये लोग फिर से अपने सफर पर निकल चुके होते हैं। सबसे आगे मिया और राखा ही होते हैं। मिया सोच रही होती है कि जब से हम वहाँ से निकले हैं सब कुछ पहले से और भी ज्यादा अजीब लगने लगा है। राखा भी कुछ बोल नहीं रहा है। उसके बाद तो मिया खुद ही कहती है कल जो हुआ उसके बारे में। इतने में ही राखा सख्त स्वर में बोलता है चिंता मत करो, मैंने कुछ नहीं देखा। मिया कहती है अरे मैं उस बारे में बात नहीं कर रही हूँ। राखा कहता है तो फिर क्या बात है। मिया कहती है मिकिया जिस गाड़ी यानी कि कैरेज से आ रहा था वो देर से पहुंचा था, इसीलिए तुम खुद उसे देखने चले गए थे, है ना? तो मुझे बताओ कि वो देर से क्यों पहुंचे थे। राखा कहता है उन्होंने बताया कि रास्ते में उनकी मुलाकात फोर्थ ऑर्डर से हो गई थी, इसीलिए उन्हें उनके चले जाने तक रुकना पड़ा। मिया चौंकते हुए कहती है फोर्थ ऑर्डर, ये क्या है? राखा कहता है वो एम्परर के सीधे अधीन काम करने वाले नाइट्स का ग्रुप है। वे लोग आमतौर पर टोल लेने के मिशन पर ही रहते हैं। वैसे क्या रीना ने एम्परर को नॉक्स के बारे में बताया होगा? मिया कहती है मुझे नहीं लगता कि उसने ऐसा किया होगा। राखा मन ही मन सोचता है कि क्या एम्परर नॉक्स को ढूंढने के लिए उत्तरी जंगल में आ रहा है। उसके बाद तो ये लोग पहुंच जाते हैं उत्तरी जंगल में अग्रिम संचालन अड्डा पर, यानी कि फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस पर। वहां पहुंचने के बाद मिया बैठकर सोच रही होती है कि नॉक्स और डेमियन सनसेट के समय एक दूसरे से मिलने वाले हैं, इसीलिए हमारे पास अभी भी समय है। राखा बिना कोई आराम किए सीधा काम पर लग चुका है। सच में राखा बहुत अमेजिंग है। वैसे मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना मैं भी कुछ मदद करूँ। ये सोचते हुए मिया उठ जाती है और आसपास देखती है। उसके सामने ही एक नाइट मिकिया से बोल रहा होता है कि क्या हमें इन सभी को हटा देना चाहिए। मिकिया कहता है हाँ, हमें ये जल्दी करना होगा। उसके बाद हमें ये सब बांटना भी तो है लोगों के बीच। दरअसल इन बॉक्सेस में क्रिस्टल है, यानी कि मैजिकल स्टोन। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं नाइट कहता है ओ माय गॉड, आप तो बहुत मेहनत कर रही हैं। मिया कहती है बिल्कुल नहीं, ये इतना भी मुश्किल नहीं है, उसके मुकाबले तो बिल्कुल नहीं। जो आप लोग कर रहे हैं, आप लोग ही हैं जो बहुत कड़ी मेहनत कर रहे हैं। नाइट कहता है मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आप हमारी सेवा कर रही हैं। आप बहुत दयालु हैं। मिया हंसते हुए कहती है अरे नहीं, ये कुछ खास काम नहीं है। असल में मिया सभी नाइट्स को खाना बांट रही होती है। इतने में कोई कहता है मिया चौंककर उस ओर देखती है। वहाँ पर डेमियन होता है जिसे एक बंधक की तरह कुछ नाइट्स वहाँ से ले जा रहे होते हैं, और जो कि वो मिया के सामने रुक गया होता है, इसीलिए नाइट उसे आगे धकेलते हुए कहता है चलो चलते रहो, रुको मत। ये सब देखते हुए मिया सोचती है कि क्या डेमियन ने अभी मेरा नाम पुकारा। इसी तरह से धीरे धीरे समय वहाँ बीत रहा होता है। सभी नाइट्स प्रॉपरली तैयार होते हैं। मिया आराम से एक जगह पर बैठते हुए कहती है अंततः अब मैं आराम कर सकती हूँ, लेकिन सब कुछ इतना शांत है कि भरोसा ही नहीं हो रहा कि मैं जल्द ही नॉक्स से मिलने जा रही हूँ। इतने में राखा उसके पास आते हुए कहता है मिया कहती है ओ राखा, तुम कब आए? राखा कहता है बस अभी आया। इसी के साथ वो मिया के बाजू में बैठ जाता है और कंटिन्यू करते हुए कहता है यहाँ तक यात्रा करके आना काफी मुश्किल रहा होगा, तो तुम आराम क्यों नहीं कर लेती? मिया कहती है मैं कुछ और मदद करना चाहती हूँ। एक तरह से तो मैं ही वो कारण हूँ जिसके लिए तुम यहाँ आए हो, मुझे माफ कर दो। इसी के साथ वो मन ही मन कहती है एक अतीत है जिसे राखा उत्तरी जंगल में छुपाना चाहता है, लेकिन मेरे कारण उसे फिर से यहाँ आना पड़ा। इतने में राखा मिया के सर पर हाथ रखकर थपथपाते हुए कहता है मुझे नहीं पता था कि तुम ऐसा सोच रही थी। मिया चौंकते हुए कहती है क्या? इसी के साथ वो ब्लश भी करने लगती है। राखा अपने सर को मिया के सर से लगाते हुए और उसके हाथ पर हाथ रखते हुए कहता है तुम्हारी प्रॉब्लम मेरी प्रॉब्लम है, इसीलिए तुम्हें इसके लिए सॉरी महसूस करने की कोई जरूरत नहीं है। मिया कहती है ये कहने के लिए तुम्हारा धन्यवाद। इसी के साथ वो मन ही मन कहती है मुझे आशा है कि कुछ भी खतरनाक नहीं होगा और राखा तुम हमेशा सुरक्षित रहोगे। उसके बाद तो मिया शर्माते हुए कहती है वैसे राखा तुम अभी जांच करने गए थे,
तो क्या तुम्हें कोई नॉक्स का सुराग मिला? राखा कहता है, लोग कहते हैं कि पिछले 1 हफ्ते में उत्तरी जंगल के पास कोई बाहरी इंसान नहीं आया, तो मैंने सोचा कि कहीं नॉक्स हमारे ही नाइट्स के बीच तो नहीं छिपा है। इसीलिए मैंने डेमियन के साथ मिलकर सारे नाइट्स की तलाशी भी ली, कुछ मिला तो नहीं। और हाँ, एक और बात है जो मैं तुम्हें बताना भूल गया। मिया कहती है, अच्छा वो क्या है? राखा अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहता है, वो ये है। उसके हाथ में एक छोटा सा पाउच होता है जिसे मिया लेकर खोलकर देखती है कि ये क्रिस्टल। राखा कहता है, हाँ ये मैजिकल स्टोन है। नॉक्स बिना किसी चेतावनी के तुम पर हमला कर सकता है, इसीलिए तुम इसे हमेशा अपने साथ ही रखना। मिया कहती है, लेकिन ब्लैक मैजिक का यूज होते ही मैजिकल स्टोन की शक्ति काम नहीं करती। राखा कहता है, चिंता मत करो, मैं तो ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल सिर्फ सबसे बुरे हालात में ही करूँगा। मिया कहती है, लेकिन डेमियन का क्या? वो भी तो ब्लैक मैजिक यूज कर सकता है। राखा कहता है, मैंने उसे मैजिक कंट्रोल करने वाला कंगन पहना दिया है, इसीलिए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मिया कहती है, ओ ये सुनकर अच्छा लगा, लेकिन इतने में मिया सुनती है कि कुछ तो अजीब सी आवाज आ रही है, यानी कोई बहस रहा है। मिया उस ओर देखती है जहाँ पर डेमियन एक नाइट्स के साथ कुछ बातचीत कर रहा होता है। बातचीत क्या, नाइट को सुना रहा होता है, जो देख राखा भी खड़ा हो जाता है और उस ओर जाते हुए कहता है, मिया तुम यहीं रहो, मैं देख कर आता हूँ। मिया भी हामी भर देती है और राखा उनके करीब जाकर कहता है, क्या गलत है? डेमियन कहता है, मैंने सुना है कि वो लड़की वो मिया है। इतना सुनते ही राखा गुस्से से कहता है, ध्यान रखो अपनी जुबान का कि तुम किसके बारे में बात कर रहे हो, किसका नाम ले रहे हो। डेमियन भी अकड़ते हुए कहता है, उसे उत्तरी जंगल से बाहर निकाल दो या उसे कहीं ले जाकर छुपा दो ताकि नॉक्स उसे न देख सके। राखा कहता है, तुम क्या प्लान बना रहे हो? डेमियन कहता है, मैं कोई प्लान नहीं बना रहा, मैं ये सिर्फ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं उसका ऋणी हूँ। उसने मेरी मदद की थी, बस इसलिए मैं नहीं चाहता कि उसे चोट पहुँचे। उसके बाद तो राखा पास ही खड़े नाइट से कहता है, जाओ और मिया से कह दो कि वो बैरक के अंदर ही रहे। नाइट भी सर हिलाकर हामी भर देता है। उसके जाते ही राखा कहता है, क्या तुम्हें बस इतना ही कहना है? डेमियन कहता है, मैं भी नॉक्स के यहाँ आने से पहले उन दोनों से मिलना चाहता हूँ। ये सुन राखा मन ही मन कहता है, पिछले ड्यूक और डचेस से? फिर तो वो भड़कते हुए कहता है, ऐसा लगता है कि तुम अब भी सिचुएशन को नहीं समझ पाए हो। ध्यान से सुनो डेमियन, वे दोनों जानते थे कि तुम्हारा परिवार तुम्हें ढूंढ रहा है और उन्होंने जानबूझकर तुमसे ये बात छुपाई। क्यों? क्योंकि वे ब्लैक मैजिक के दीवाने थे। वे अपने ही बच्चों को भी केवल ताकतवर बनने के लिए साधन मानते थे। इसी के साथ राखा डेमियन के करीब आकर फुसफुसाते हुए कहता है, उन्होंने कभी किसी की परवाह नहीं की और न ही अन्य लोगों को कभी इंसान के रूप में देखा। उन्हें केवल खुद की पड़ी थी। खुद को और भी ताकतवर बनाने के लिए उन्होंने अपने ही बच्चों को टॉर्चर किया। जब उन्होंने खुद के बच्चों को नहीं छोड़ा तो तुम अपने आपको क्या समझते हो? इसी के साथ राखा वहाँ से जाने लगता है और कहता है, मैं मान रहा हूँ कि अब तुम समझ गए होंगे और मैं आशा करता हूँ कि तुम मुझे फिर कभी किसी तुच्छ बात के लिए नहीं बुलाओगे। इतने में एक नाइट आते हुए कहता है, योर हाइनेस, पूर्वी सीमा, वहाँ पर हमारे नाइट्स और 4th ऑर्डर के बीच लड़ाई छिड़ गई है। हमने मामले को सुलझाने की कोशिश की, लेकिन हम ऐसा करने में असफल रहे। राखा कहता है, तुम्हारा क्या मतलब है? नाइट बोलता है, उन्होंने हमें रोक दिया और कहा कि अगर हम उस इलाके की तलाशी लेना चाहते हैं तो हमें एम्परर से वारंट लाना होगा। ये सुन राखा आसमान की ओर देखते हुए मन ही मन सोचता है, ये तो साफ है कि इंपीरियल फैमिली को उत्तरी जंगल में कुछ गड़बड़ महसूस हुई है। सनसेट होने में अभी भी थोड़ा वक्त है, तो पूर्वी सीमा तक पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। उसके बाद तो वो कहता है, मैं खुद जाऊंगा